I dream of a digital India where 1.2 billion connected Indians drive innovation. I dream of a digital India where knowledge is strength and empowers the people. आज भारत जितनी मजबूती के साथ दुनिया की अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी में से एक बना है, वो हर भारतवासी के लिए गौरव का विषय है। पिछले 6-7 साल में अलग अलग योजनाओं के तहत करीब करीब 17 लाख करोड़ रुपए 17 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। पहला बयान है 6 साल पहले 1 जुलाई 2015 का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा था और दिखाया था। दूसरा बयान 6 साल बाद का, जब डिजिटल इंडिया से फायदा उठाने वालों के चेहरे नजर आने लगे। लेकिन असली बात तो यह है कि डिजिटल इंडिया में थोड़ा हुआ है और अब भी बहुत कुछ बाकी है। मैं हूं अविनाश और मैं बताऊंगा आपको डिजिटल पढ़ाई के बारे में। मैं हूं आदित्य और मैं आपको बताऊंगा किसानों के डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नाम और ग्रामीण ई स्टोर के बारे में। मैं हूं चयन और मैं आपको बताऊंगा डिजिटल स्वास्थ्य सेवा ई संजीवनी के बारे में। मैं हूं प्रियंका और मैं आपको बताऊंगी बुनकरों के डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी बुनाई के बारे में। मैं हूं पुनीत और मैं बताऊंगा आपको वन राशन वन कार्ड के बारे में। मैं हूं यज्ञा और मैं बताऊंगी आपको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। आप सब अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षा का डिजिटल होना आज एक प्रकार से समय की मांग है। कोरोना ने इस परिवर्तन को थोड़ा तेज भी कर दिया है। दीक्षा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पढ़ाई का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान बच्चों को पढ़ाई के लिए मटेरियल उपलब्ध करवाया गया है। वहीं शिक्षकों के लिए भी कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस ऐप पर मौजूद हैं। पीएम मोदी की बात से ये तो पता चल गया कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की सुहानी और उनकी टीचर को दीक्षा प्लेटफॉर्म का लाभ मिला है। लेकिन अब भी सुहानी की तरह लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधाएं नहीं हैं। सुहानी को दीक्षा पोर्टल के जरिए फायदा हुआ है, लेकिन अब भी लाखों बच्चों को इंतजार है महज एक मोबाइल का, ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। भारत के लीडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर लर्निंग स्पाइरल की एक रिपोर्ट बताती है कि शहर हो या गांव, करीब 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए साधन ही नहीं है। वहीं 3 जून 2021 को जारी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IMAI की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत के महज 32% लोगों तक ही इंटरनेट की पहुंच है। शहरों में भी 67% लोगों के पास ही इंटरनेट है। ऐसे में कोरोना के दौरान ठप पड़ी पढ़ाई को इंटरनेट के जरिए पूरा करवाना अभी तो सपने जैसा ही है। ये जो इनाम का प्लेटफॉर्म है, इसका हमने 2018 से काम इसमें चालू किया और इसमें हमारे जैसे जो किसान हैं और भी छोटे छोटे किसान हैं, वो अपना जो फसल है वो इनाम के माध्यम से अच्छी तरह से बेच पा रहे हैं और इसका जो मूल्य है वो भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। ई नाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किसान अपनी उपज को ऑनलाइन बेच सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म देश भर की मंडियों को एक जगह इकट्ठा करता है ताकि किसान जिसे चाहे अपनी उपज बेच सके। सुविधा बेहद अच्छी है। महाराष्ट्र के हिंगोली जैसे जगह पर प्रहलाद बोरगाड़ को ये सुविधा मिल भी रही है। लेकिन बजट 2021-22 के ही आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में 2470 मंडियों और 4843 सब मार्केट हैं। वहीं ई नाम के जरिए अभी तक देश के 21 राज्यों की महज 1000 मंडियां ही ऑनलाइन हो पाई हैं। ऐसे में अभी तक किसानों के लिए आधा काम भी नहीं हो पाया है। वहीं ग्रामीण भारत में महज करीब 30 करोड़ लोगों के पास ही इंटरनेट है, जो कुल ग्रामीण आबादी का करीब 32% ही बैठता है। यानी कि 68% लोगों के पास ही इंटरनेट पहुंच सका है। यही हाल है ई स्टोर्स के साथ भी। इसलिए जब तक देश के हर गांव में इंटरनेट की पहुंच नहीं हो जाती, ई नाम तौर पर ई स्टोर्स की बात करना बेमानी ही है। शिवम जी, डिजिटल इंडिया का ये जो मैं आज विषय ले रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या फायदा हुआ। हमें आने जाने के झंझट से मुक्ति हो गया और सबसे बड़ा सर, सबसे महत्वपूर्ण इस कोरोना काल में
जो लोगों के संपर्क में आने से बच गए, जिससे संक्रमण के चांसेस बहुत कम हो गए। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म से घर बैठे लोगों को डॉक्टरों की सलाह मिल रही है, लेकिन बात फिर वहीं आकर टिक जाती है कि इंटरनेट और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं की जानकारी है कितने लोगों तक। साक्षरता की दर तो 70 से 75% है, लेकिन क्या ये सभी लोग कंप्यूटर साक्षर भी हैं जो इंटरनेट मिलने के बाद भी अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात कर सकें? पूर्वी चंपारण के शुभम कुमार और उनकी मां को तो ई संजीवनी के जरिए सुविधा मिल गई है, लेकिन बिहार के गांव में अभी भी लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास लैपटॉप और स्मार्टफोन तो छोड़िए, इंटरनेट तक नहीं है कि वो ई संजीवनी को एक्सेस कर सकें। रही बात अभी की योजना की, तो इस योजना के जरिए अभी महज 232 डॉक्टर ही हैं जो इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों का इलाज कर रहे हैं। इस इलाज के दौरान एक मरीज को 2.5 मिनट से भी कम का समय मिल पा रहा है, इसलिए अभी तो ई संजीवनी को लंबी दूरी तय करनी है। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप पारंपरिक हस्तशिल्प को डीजी बुनाई के माध्यम से नए नए रंग रूप में बाजार में उपलब्ध कराती हैं। ये आप कैसे कर रही हैं, इसके बारे में जरा देश सुनना चाहेगा आपके इस प्रयोग को। डीजी बुनाई प्लेटफॉर्म बुनकरों के लिए वरदान की तरह है, जिसके जरिए बुनकरों को डिजाइन बनाने में मदद मिलती है। शहरों में रहने वाले बुनकर तो किसी तरह से इस योजना का लाभ ले भी सकते हैं, लेकिन जैसे ही बात ग्रामीण इलाकों की आती है, बात आकर टिक जाती है कि इंटरनेट कहाँ है, और अगर इंटरनेट है भी तो क्या उसकी स्पीड इतनी है कि डीजी बुनाई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वो डिजाइन बना सके। बाकी बात बुनकरों की है तो बात उसी वाराणसी के बुनकरों की होगी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है। वहां बुनकरों को अपने पावर लूम तक बेचने पड़ गए हैं, क्योंकि उनकी आमदनी बंद हो गई है। डीजी बुनाई ऐसी बुनकरों की मदद करेगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक बुनकरों को उसकी ठीक तरह से ट्रेनिंग ना दी जाए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की 19 जुलाई 2019 की रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 43,31,000 बुनकर है, लेकिन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के आंकड़े बताते हैं कि अभी डीजी बुनाई का इस्तेमाल सिर्फ यूपी के वाराणसी, राजधानी दिल्ली और मिजोरम की राजधानी आइजोल में ही हो रहा है। ऐसे में बुनकरों का एक बड़ा तबका है जो अब भी डीजी बुनाई सॉफ्टवेयर से महरूम है। वन नेशन वन राशन कार्ड के योजना से मुझे यहाँ पर राशन कार्ड पे राशन उपलब्ध हो रहा है। वन राशन वन कार्ड योजना इस लिहाज से बेहतर है कि अगर किसी परिवार को अपना पैतृक घर छोड़कर किसी दूसरे शहर या राज्य में भी जाकर जीवन यापन करना पड़ रहा है, तो उसे उसके गांव में मिलने वाला राशन उसे उसके उस शहर में मिल जाएगा जहां पर वो काम करने गया है। डेली मजदूरों से लेकर कूड़ा बीनने वालों और शहरी गरीबों के लिए योजना एक वरदान है, लेकिन इसके लिए जरूरत है ऐसे लोगों की शिनाख्त की जिन्हें अब भी राशन नहीं मिल पा रहा है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब 23 करोड़ 62 लाख राशन कार्ड है, जिनमें से 21 करोड़ 5 लाख राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े हैं। करीब 79 करोड़ 27 लाख लोगों को राशन मिल भी रहा है, लेकिन कोरोना काल में गरीबों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसके लिए इस योजना में और भी विस्तार की जरूरत पड़ेगी। आंकड़े बताते हैं कि करीब 20 से 25 करोड़ लोग अब भी ऐसे हैं जिन्हें राशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे अखबार के माध्यम से सर स्वनिधि योजना के बारे में पता चला। सर मैंने MP ऑनलाइन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया, उन्होंने वो आवेदन बैंक पहुंचाया और बैंक से मुझे सर कॉल आया साइन करने के लिए, और बैंक और नगर निगम के प्रयासों के द्वारा सर मुझे आसानी से 10,000 का ऋण उपलब्ध हो गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 रुपए तक का लोन देती है। योजना उनके लिए है जो 24 मार्च 2020 से पहले रेहड़ी पटरी लगाते थे। इसकी सबसे बड़ी खामी तो ये है कि दुकानदारों को साबित करना पड़ेगा कि वो 24 मार्च 2020 से पहले रेहड़ी पटरी लगाते थे। रेहड़ी पटरी वालों की अथॉरिटी में एंट्री कितनी मुश्किल है, इसका अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। बाकी लॉकडाउन और कोरोना की वजह से जिनकी भी नौकरी छूट गई या जो मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट पालते थे, उनका काम बंद हो गया, तो वो रेहड़ी पटरी लगाकर भी अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इस योजना के पात्र नहीं होंगे। आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के तहत 42,51,000 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन उनमें से महज 25,03,000 लोगों को ही इस योजना का फायदा मिल पाया।
रही बात पैसे की, तो इन 25 लाख लोगों को भी अभी तक महज करीब 22 लाख रुपए ही दिए गए हैं। कुल मिलाकर 90 के दशक में देखा गया डिजिटल इंडिया का सपना 2015 के बाद से थोड़ी रफ्तार में तो है, लेकिन ये रफ्तार भारत जैसे देश को डिजिटल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी थोड़ा हुआ है, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।